सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सभी का 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए नया कुनबा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। पटना में 15 विपक्षी दल जुटे हैं। बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एम.के. स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए। इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस महागठबंधन में शामिल हुए। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। तो वहीं महागठबंधन को लेकर आज पटना में बैठक की गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 15 दल जुटे, जिसमें महागठबंधन की तैयारी की गई थी। वहीं आज पटना में महागठबंधन की तैयारी थी। नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए, सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयारियां की गई, जिसका आज अभी थोड़ी देर पहले महागठबंधन की जो गठबंधन थी वो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जो मीटिंग थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थोड़ी देर में की जाएगी। तो बता दें कि इस बड़ी बैठक का आयोजन पटना में किया गया था। पटना में 15 विपक्षी दल जुटे हैं। बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एम.के. स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए। इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल हुए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। तो वहीं पटना में आज 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष दलों की तरफ से महागठबंधन की गई। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज महागठबंधन की महाबैठक थी जिसकी चर्चा खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर महागठबंधन की बैठक थी और बैठक के माध्यम से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि विपक्ष को एकजुट कैसे करना है। चुनाव महत्वपूर्ण है, 24 चुनाव आ चुका है और चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है तो विपक्ष भी यहाँ रणनीति बना रहा है। और विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति है वो है एकरूपता, यानी एकता। विपक्ष में एकता कैसे जगाई जाए और एक साथ कैसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, इसको लेकर आज पटना में ऐतिहासिक बैठक थी। 15 से ज़्यादा दल शामिल हुए थे। अगर बात करें कांग्रेस की या भाकपा की, माकपा की, टीएमसी की, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और तमाम दल हैं, सारे दल यहाँ पर थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बैठक के माध्यम से यहाँ पर एकजुटता लाने का प्रयास किया गया है। और बैठक के माध्यम के बाद जिस तरह से यहाँ बैठक हुई है, अभी कुछ देर में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिलहाल 2 यहाँ पर जो बयान है वो सामने आए हैं। ममता बनर्जी का यहाँ पर ये बयान आया है कि सबको यहाँ पर बड़ा दिल दिखाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये बयान बताता है कि तमाम चर्चा इस बैठक के दौरान हुई है और उस बैठक के दौरान जो आपसी मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको अलग करते हुए एकरूपता के साथ और बीजेपी खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर यहाँ बड़ा दिल दिखाना होगा। ममता बनर्जी का बयान स्पष्ट करता है कि बैठक अहम थी और यहाँ पर तमाम मुद्दों को चर्चा की गई थी। और यहाँ पर चूंकि कुछ गठजोड़ भी रहा होगा, क्योंकि अब मैं देखा है कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी इस बैठक में नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी पहले ही बोल चुकी थी कि यहाँ पर अगर कांग्रेस समर्थन हमारे केंद्रीय अध्यादेश को लेकर दिल्ली में नहीं देगी तो उसके बाद हम इस बैठक से बायकॉट कर देंगे। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, पर इन कयासों के अलग यहाँ पर जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया है तो स्पष्ट करता है कि उन्होंने एक राय दी है सभी दलों को कि सबको बड़ा दिल दिखाना होगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि जो राज्य में जो मजबूत है उसको वहाँ नेतृत्व करना चाहिए। स्पष्ट करता है कि यहाँ पर राज्यों के हिसाब से नीतियाँ बनेगी, रणनीति बनेगी और जो जिस राज्य में मजबूत होगा बाकी दल उसको वापस सहयोग करते नजर आएंगे। गौरव, देखा जाए तो विपक्षी दलों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन रहा होगा। वहीं अब बैठक खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ट्विटर के जरिए वार पलटवार भी किया जा रहा है। वहीं पर पटना में एक पोस्टर शेयर किया गया जिसमें लिखा गया कि ये दलों का नहीं, भारत के दिलों का महागठबंधन है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पर पोस्टर बार भी शुरू हुआ है। बीजेपी तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, लगाया गया है कि ये ठग्स और महागठबंधन है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के पहले ही बयान चलते रहते हैं। जब भी कोई बैठक होती है, जब भी यहाँ पर कोई कयास लगते हैं या रणनीति बनती है तो सत्ता पक्ष विपक्ष में बयानबाजी चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहते हैं। और सही भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था भी है
भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर सबको समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ सत्ता पक्ष भी लड़ती है, विपक्ष भी लड़ता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर यहाँ बैठक का यहाँ पर क्या परिणाम निकलेगा, ये बैठक के जो एक दिल करके आगे बढ़े हैं, हाथ मिलाए, दिल मिलाए हैं, अब ये दिल आगामी लोकसभा चुनाव तक मिले रहेंगे, चुनाव साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये पूरा मसला फिलहाल भविष्य के घर में निहित है। जिस तरीके से नीतीश ने क्या कुछ दावा किया है इस महागठबंधन को लेकर, गौरव? देखिए, नीतीश कुमार का भी कोई दावा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। फिलहाल दो बयान हमको सामने यहाँ पर आए हैं, ममता बनर्जी का और अखिलेश यादव का। अभी कुछ ही समय बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ तमाम बातें कही जाएंगी। पर यहाँ पर जो एक अनुमान जो है नंदिनी है, वो यही है कि यहाँ पर विपक्ष को लेकर एक सकारात्मक राय बताई जाएगी कि ये बैठक के बाद विपक्ष एकजुट हो चुका है और बीजेपी के साथ लड़ने के लिए कमर कस चुका है। ऐसा ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। अब फिलहाल मैंने आपको फिर बताया कि ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा, राज्यों में नेतृत्व के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि लड़ेंगे, साथ ही जो वहां पर आगे बढ़ रहा है उसको सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, या अपनी राजनीति को देखेंगे, ये तमाम प्रश्न अभी भी इस बैठक के बाद 24 चुनाव के मद्देनजर देखते नजर आएंगे। इस गठबंधन को लेकर देखिए, ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया कि इस गठबंधन में बिना मायावती को शामिल किए ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हमेशा अलग तरह की बात करते हो। यहाँ पर भी कभी वो दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, तो कभी मायावती के संग जाने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ हम जा सकते हैं, तो कभी तमाम तरह बयान आते हैं। वो कहते हैं अगर विपक्ष मजबूत होगा तो विपक्ष के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम तरह के उनके बयान आते हैं और जैसे कि अन्य पार्टियां बोलती हैं कि हम उनके बयानों को संदिग्ध से नहीं रहते। पहले वो भाजपा गठबंधन में थे, उसके सपा गठबंधन में गए हैं। जब परिणाम आया है विधानसभा चुनाव 2022 का, उसके समाजवादी पार्टी को तमाम तरह की जो सलाह दे रहे थे, उसके चलते अखिलेश यादव से उनका अलगाव हो गया था, टूट के अलग हो गए थे। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हमेशा यह बयान देते रहते हैं, बयानों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा नंदिनी। पर यह महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो विपक्ष के सामने जाने की बात भी करते हैं, वो बसपा सुप्रीमो की बात भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। क्योंकि जब कई बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं या पदाधिकारी और मंत्रियों के साथ वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके हाथ में हाथ डाल के वो हाथ ऊपर करते नजर आते हैं और कहा जाता है कि शायद यहाँ पर गठबंधन की जो कवायद है वह मजबूत हो गई है और शायद वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जी, जिस तरीके से लगातार आज गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, वही देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार वार पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये जो गठबंधन है मजबूत महागठबंधन है? देखिए नंदिनी, मजबूत है या नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर सभी लोग मिले हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर आपस में एकजुटता भी बननी जरूरी है। जो राज्य में मजबूत है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा है, जो राज्य में मजबूत है उसको वहाँ नेतृत्व करना चाहिए, बाकी ने सहयोग करना चाहिए। ये नीति है, इस पर लोग कितने तैयार होंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस की भूमिका कहाँ तक रहेगी। राष्ट्रीय पार्टी है, 10 को देश पर राज का है, तो कांग्रेस को यहाँ पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा यहाँ पर जो पूरा गठबंधन बनाया जा रहा है। तो तमाम प्रश्न उनके सामने बाकी है। अब ये मजबूत होगा नहीं होगा वो आने वाले समय बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए अगर ये चुनौती बनेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसको लेकर परेशानी होने वाली है और बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ेगी अगर हैट्रिक इस बार लोकसभा चुनाव में माननी है और केंद्र की कुर्सी पे काबिज होना है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो बता दें कि पटना में आज महाविपक्षी दलों की महागठबंधन थी, जो कि बैठक खत्म हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। वहीं इसी को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। विपक्षी दलों में भी अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि राज्यों के हिसाब से सबको नेतृत्व मिलना चाहिए। तो बता दें कि आज नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को महाविपक्षी दल का एक महागठबंधन था, जिसका गठबंधन खत्म हो चुका है। इस महागठबंधन में देश के तमाम दिग्गज नेता विपक्ष की तरफ से शामिल हुए थे, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मोर्चाबंदी चल रही है। विपक्ष को आस है कि अगर सब दल एक साथ आए तो बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंका जा सकता है। हालांकि पटना में होने वाली बैठक को बीजेपी सीरियस नहीं ले रही है और इस बैठक पर लगातार तंज कस रही है, निशाने भी साध रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार विपक्ष की महागठबंधन को लेकर वार पलटवार किया जा रहा है। लगातार बीजेपी इस पूरे महागठबंधन को सीरियस नहीं ले रही। कहा जा रहा है ये महागठबंधन जो है ठगबंधन है। बीजेपी की तरफ से महागठबंधन को लेकर आज तमाम बयान भी दिए गए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो ये महागठबंधन है ये महाठगबंधन है। सभी अपनी अपनी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद लिए बैठे हैं।
जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग सपना देख रहे हैं जी थोड़ा नीचे करो कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बना। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम। देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हैं और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया। देश में आपातकाल लगा के मीसा में निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर आपातकाल के वक्त निर्दोष औरतों का बलात्कार करवाकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था। क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? तो बता दें कि विपक्ष के महागठबंधन को लेकर लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है। कहा जा रहा है कि जितने भी विपक्षी दल इस महागठबंधन में शामिल हुए हैं उन सभी लोगों को 3-3 महीने का प्रधानमंत्री बनने का उम्मीद है, प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बीजेपी की तरफ से इस महागठबंधन को लेकर लगातार वार पलटवार किया जा रहा है। अभी आपने स्मृति ईरानी को सुना, इसके बाद तमाम तरह के ट्विटर वार पलटवार भी चल रहे हैं। बीजेपी महागठबंधन को सीरियस नहीं ले रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी पड़ी हैं। वहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है। इसी के साथ आज पटना में महागठबंधन की महाबैठक थी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि जितने भी इस महागठबंधन में शामिल हुए थे विपक्ष के सभी लोग प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद रख रहे हैं। ये महागठबंधन एक ठगबंधन है जो कि ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरीके से आज पटना में महागठबंधन की बैठक की गई थी, वहीं पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को 2024 की बारात सजाई जा रही है, तो इसमें दूल्हा कौन होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल के बैठक को लेकर लगातार हमलावर है, वहीं अगर बात की जाए तो आज बिहार के अंदर में 15 प्रमुख विपक्षी दलों के नेता एक कमरे में बैठकर 2024 चुनाव की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम नेता आज देश भर में कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं इस बैठक का और साफ तौर से एक ही सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस बात को मान ली है कि वो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती, इस तरह के कटाक्ष चल रहे हैं। तो वहीं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। इसमें साफ तौर से लिखा है कि बारात निकली है मगर दुल्हा डिसाइड नहीं है। इस चीज को लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। अगर बात की जाए तो बैठक के अंदर में जहां नीतीश कुमार को यूपीए के अंदर में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, तो वहीं बात करें तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पलटवार कर रही है। और तो संपर्क टूट गया है। विभांशु से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि आज महागठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार वार पलटवार कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये महागठबंधन ठगबंधन है जो कि ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे 300 सीट जीतने का दावा कर रही है। वहीं पर आज पटना में महाविपक्षी दलों का महागठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, पलटवार कर रही है और
कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये जो महागठबंधन है एक ठग बंधन है जो कि ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। तो वहीं बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार महागठबंधन को लेकर पलटवार किया जा रहा है। वहीं पटना में आज महागठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। वहीं आप स्मृति ईरानी का आपने बयान सुना, इसके बाद लगातार जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता है वो इस महागठबंधन को ठगबंधन करार दे रहे हैं। तो बता दें कि महागठबंधन पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। इसी के साथ इस महागठबंधन को बीजेपी की तरफ से ठगबंधन बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मोर्चाबंदी चल रही है, जिसमें विपक्ष को आस है कि अगर सब दल एक साथ आए तो बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंका जा सकता है, जिसको लेकर आज बड़ी बैठक की गई थी पटना में। हालांकि सभी 15 दल के पार्टी उसमें जुटे हुए थे विपक्ष की तरफ से, लेकिन बीजेपी इस बैठक को सीरियस नहीं ले रही है और इस बैठक पर लगातार तंज भी कस रही है और निशाने भी साध रही है। तो एक बार फिर से हम रुक करते हैं संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, इस बैठक में नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि 15 दलों की इस महा बैठक को लेकर अभी बस अगर देखें तो 2.5 घंटे की वार्तालाप हुई है। तमाम नेता जो अलग अलग कोनों से आए हैं, जिसमें लगभग 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हैं, इन तमाम दलों के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिसके बाद जब बैठक का समापन होगा उसके ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम दल के नेता, जिसमें सभी दल के नेता अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे। उसके बाद साफ हो पाएगा कि किन मुद्दों पर चर्चा की गई। अगर बात की जाए तो प्रमुख चर्चा रही है दिल्ली में अध्यादेश और कैसे लोकसभा चुनाव के अंदर में टिकटों का बंटवारा होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम नेता बोलते हुए नजर आए हैं। नंदनी जी विभांशु, देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से ये भी पलटवार किया जा रहा है कि सभी लोग जितने भी विपक्षी दल इसमें शामिल हुए थे वो 3-3 महीने का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो कि ऐसा बीजेपी नहीं होने देगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, मगर इस बात को लेकर अभी किसी तरह का स्पष्टता नहीं आया है विपक्षी दलों के द्वारा। तो ये कहना अभी सही नहीं होगा। अगर बात करें तो आज की बैठक के बाद जब तमाम दल के नेता एक साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि किस तरह से उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा अगर विपक्षी दल एक होकर यूपीए के अंदर में चुनाव लड़ते हैं। अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल में यूपीए की कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में जिम्मेदारी है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो विपक्ष का अलायंस है यूपीए, उसमें भी भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी लेकिन विभांशु, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन होगा, और इसी को लेकर भाजपा जो है लगातार तंज भी कस रही है। अभी स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले बीजेपी को हरा सके, इसीलिए वो दलों का साथ ले रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आई है और ट्विटर पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि आखिर इस बैठक का निष्कर्ष क्या होगा, कौन होगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार। अगर बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। लगभग 11.5 महीने चुनाव है और आने वाले दिनों में जब यूपीए एक बार फिर से स्थापित होगा तो क्या रूपरेखा होगा, कैसे मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, कौन प्रधानमंत्री चेहरा होगा और किस तरह से एनडीए को मुकाबला देगी यूपीए, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस महागठबंधन को सीरियस नहीं ले रही है, तो क्या लगता है कि वाकई में इस महागठबंधन में बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को लेकर हास्यात्मक कमेंट करते हुए, तर्कबाजी करते हुए नजर आ रही है, मगर ये तो चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा कि जनता किसके साथ खड़ी नजर आई है। हाल फिलहाल में अगर देखें तो हिमाचल और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के अंदर कांग्रेस पार्टी के काफी जोश और उत्साह है। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आती है और अपने खोए हुए जमीन को तलाशने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं। अब चुनाव होगा, उसके बाद नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व पता चलेगा, मगर
बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने 50 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। वो भी बैठक में मौजूद है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद है। किस तरह से कांग्रेस पे जो अनबन हुआ था क्षेत्रीय दल को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कमेंट किया गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने का सलाह देते हुए नजर आए थे। आज ये दोनों नेता जब एक दूसरे से मिलेंगे और कैसे लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे वो तो वक्त बताएगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि आज विपक्ष की महागठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार वार पलटवार कर रही है। वहीं पर स्मृति ईरानी ने भी तंज कसा। इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी इसको लेकर तंज कसा, कहा कि महागठबंधन ठग बंधन है, जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से लगातार तंज कसे जा रहे हैं। यूपी बोर्ड के सिलेबस में अब एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को शामिल कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट्स अब सिलेबस में अनिवार्य रूप से वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, इस विषय में पास होना भी जरूरी होगा। सावरकर के अलावा 50 और महापुरुषों की जीवन गाथा को सिलेबस में शामिल किया गया है। बच्चे अब स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी भी पढ़ेंगे। अन्य महापुरुषों में महावीर जैन और पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल हैं। तो वहीं यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब इस यूपी बोर्ड के सिलेबस में महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। स्टूडेंट जो है सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवनी के बारे में स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा और इस पूरे परीक्षा भी इसकी होगी और इसमें स्टूडेंट्स को पास भी करना जरूरी होगा। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। सावरकर की जीवनी को पढ़ाया जाएगा। तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवनी को स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों को इस परीक्षा में बैठना होगा और उन्हें पास भी करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ चुके हैं। विवेक, अब यूपी बोर्ड में नया सिलेबस बनने जा रहा है जिसमें महान पुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जाएगी। नंदनी, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक भी जो नया सिलेबस आया हुआ है उसमें बात की जाए तो विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को जो है सिलेबस में ऐड किया गया है। इसके अलावा अन्य 50 महापुरुषों की जीवनी को भी सिलेबस में ऐड किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहल जो है वो शुरू की गई है। अब ये जो परीक्षार्थी होंगे कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जितने स्टूडेंट होंगे यूपी बोर्ड के, वो इन सभी महापुरुषों के जीवन गाथाओं को पढ़ेंगे और उनके जीवन गाथाओं को पढ़ने के बाद किस तरीके से संघर्ष रहा उनका और देश के लिए क्या योगदान रहा उनका, उससे ये रूबरू होंगे, उससे परिचित होंगे, अपने इतिहास से परिचित होंगे और जितने ये महापुरुष हैं उनके बारे में जानेंगे जिससे कुछ अच्छी सीख उनको मिल सके। बात की जाए तो 50 अन्य महापुरुषों की भी जीवनी इसमें शामिल की गई है जिसमें सावरकर के अलावा महावीर जैन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कई महापुरुषों को शामिल किया गया है। और देखा जाए तो जिस तरीके से इसकी जब परीक्षाएं होंगी, इसकी अलग से सिलेबस है, अलग से विषय होगा, इसकी परीक्षाएं जो होगी इसमें सभी छात्रों को जो है ये पास करना होगा इस परीक्षा को। हालांकि इसके नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, अंक पत्र पे इसके नंबर को अंकित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस परीक्षा को पास करना बेहद जरूरी है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, और वो इस सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़े, इनके जीवनी को अच्छे तरीके से पढ़े ताकि उनके जीवनी से कुछ अच्छी चीजें सीख पाए। विवेक, देखिए सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की जा रही है। आजकल के युवा जो है हमारे, इनको महापुरुषों की जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन किन किन छात्राओं को और किन किन कक्षा में पढ़ाया जाएगा ये? देखिए, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक 9, 10, 11, 12 के जो छात्र और छात्राएं हैं वो इन महापुरुषों की जीवन गाथा को पढ़ेंगे। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो
बात करें तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक अलग से एक किताब आती थी जिनमें इन सभी वीर और वीरांगना लोगों की जीवनी होती थी। रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़ाई जाती थी। तमाम ऐसे लोग हैं, रानी अहिल्याबाई हो गई, ज्योतिबाबाई फूले हो गई, सावित्रीबाई फूले हो गए, इन सबकी जीवनी जो है इसमें पढ़ाई जाती थी। इसके बाद अगर बात करें तो कक्षा 9 से लेकर अब 12 तक जो सिलेबस है इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद ने बदलाव किया है और महापुरुषों की जीवनी को ऐड किया है। लगभग 50 महापुरुषों की जीवनी को ऐड किया गया है और परीक्षार्थियों को इस जो परीक्षा होगी जीवनी पे आधारित, इसको पास करना बेहद जरूरी होगा। ये वो महापुरुष है जिन्होंने इस देश के समाज के विकास में काफी अहम भूमिका निभाई है। और बात की जाए तो सावरकर का नाम जुड़ने के बाद से राजनीतिक जगत में चर्चाएं तेज हो गई है, जहां कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है और सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस बड़ी ही मुखर होकर विरोध करती रही है। सावरकर को माफी वीर का तमगा देती रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सावरकर का नाम लेके बीजेपी को वो घेरते रही है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम राजनीतिक दल सावरकर की जीवनी इसमें ऐड करने से आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। जी, तो चलिए सुनाते हैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा है। हो सकता है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपए पेंशन पाते थे और उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई, जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए, उनके खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कभी भी सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई यही है कि जब जब सावरकर पढ़ाए जाएंगे तब तब लोग ये जानेंगे कि देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग न लेकर उस आजादी की लड़ाई का विरोध किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी की थी। तो वहीं पर देखिए, अभी हमने अंशु अवस्थी को सुना। जिस तरीके से आपने विवेक बताया कि कांग्रेस इसको लेकर हमेशा वीर सावरकर को लेकर मुखर रहती है, वहीं अंशु अवस्थी ने कहा कि जब जब वीर सावरकर की कहानी पढ़ाई जाएगी तो लोग ये जानेंगे कि उनका जो है स्वतंत्रता सेनानी में किसी भी तरह का कोई भागीदारी नहीं थी। देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही सावरकर के पक्षधर रही है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सावरकर के व्यक्तित्व पर एक बहुत अच्छी कविता भी कही थी, सावरकर माने तप, सावरकर माने त्याग। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी सावरकर को लेकर साथ चलती रही है। वही कांग्रेस लगातार सावरकर की बात पे हमेशा विरोध करती रही है, उनको माफी वीर कहती रही है कि अंग्रेज हुकूमत से वो पेंशन लेते थे, उन्होंने माफीनामा लिखा था। लेकिन कांग्रेस कभी मोतीलाल नेहरू के खत के जिक्र नहीं करती है। जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे तब उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत को एक खत लिखा था और उस खत के माध्यम से यह अवगत कराया था कि जवाहर अब किसी भी ऐसे आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, इतिहास के पन्नों में किसी एक चीज को कोट करके सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी बयानबाजी करती हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सावरकर ने माफी नामा क्यों लिखा, इसके पीछे भी कई सारे तथ्य और कहानी दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सावरकर को जो सजा दी गई थी काला पानी की, निश्चित ही किसी अन्य क्रांतिकारी को, चाहे कांग्रेस में रहा हो या फिर किसी अन्य दल में जुड़ा हो, ऐसी सजा उन्हें नहीं मिली थी। जिस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर शामिल किए गए हैं। यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव किया गया है। महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जाएंगी, सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे छात्र। तो बता दें कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। महापुरुषों की जीवनी अब छात्र छात्राएं पढ़ेंगे, सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे, मदन मोहन मालवीय की जीवनी पढ़ेंगे। तमाम ऐसे महापुरुषों की जीवनी को छात्र छात्राएं अब पढ़ेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में उन्हें पास करना भी जरूरी होगा। सोशल मीडिया में फिल्म की आलोचना के बाद फिल्म आदि पुरुष अब कानूनी पचड़ों में भी पड़ सकती है। फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है
और 26 जून को सुनवाई होनी है। बता दें कि मनोज मुंतशिर को याचिका में पक्षकार बनाने की भी मांग की गई है। वहीं श्रीराम कथा को बदलकर निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप भी लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 याचिका दाखिल हुई है। बता दें कि कुलदीप तिवारी ने याचिका दाखिल की है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर लगातार विरोध बढ़ रहा है, तो वहीं सनातन महासभा हजरतगंज थाने में फिल्म आदि पुरुष टीम के लिए FIR लिखवाने जा रही है। तो बता दें कि आदि पुरुष लगातार विवादों में बढ़ती जा रही है। इसी के बीच अब याचिका भी दाखिल की गई है। फिल्म आदि पुरुष को पूर्ण तरीके से बैन करने की मांग की जा रही है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। अब इस फिल्म को बताया जा रहा है कि पूर्ण तरीके से बैन करने की मांग की जा रही है। डायलॉग को लेकर, वेशभूषा को लेकर विवाद उठाता है, जिसके बाद मनोज मुंतशिर को भी निशाने पर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने डायलॉग में बदलाव किए। इसके बाद भी अब फिल्म विवादों में बढ़ता ही जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि फिल्म को पूर्ण तरीके से प्रतिबंध किया जाए। तो फिल्म आदि पुरुष पर लगातार बैन करने की मांग बढ़ती ही जा रही है। अब बैन करने को लेकर अब कहा जा रहा है कि याचिका भी दाखिल कर दी गई है। 26 जून को सुनवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ में भी हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। लगातार आदि पुरुष फिल्म को लेकर बैन करने की मांग बढ़ती जा रही है। इसी के बीच मनोज मुंतशिर को भी पक्षकार के रूप में रखे जाने की बात कही गई है। वो लगातार डायलॉग्स और वेशभूषा को लेकर आदि पुरुष फिल्म जो है सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने को कहा गया था, लेकिन अब इसी के बीच आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। पूर्ण तरीके से बैन किया जाए। लगातार इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।